अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस केमिकल इक्विलिब्रियम का आज पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है और इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हम जरा रिएक्शंस को देखते हैं कि ये रिएक्शन कितने टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वैसे रिएक्शन में अगर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं तो दो मेन कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। वो भी हम किस चीज की बेस की बुनियाद पे करते हैं, हम प्रोडक्ट्स के हासिल होने की बुनियाद पे करते हैं। तो रिएक्शंस को दो हम मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी मेरे पास वो कैटेगरी होगी जिसमें हम जितने भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करवाते हैं और ऐसे रिएक्शन जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो एक कैटेगरी मैंने क्या नाम बताई है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट ऑल रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। एक कैटेगरी तो ये हो गई है जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो ये इसके बरक्स है, इसके उलट है। यानी ऑल रिएक्टेंट्स, यानी आप जितने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्ट completely into products, do not convert completely into products। दो रिएक्शन मैंने, यानी रिएक्शंस को हमने दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। मैंने बताया कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं और मुकम्मल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं, कंडीशन मुनासिब ना मिले और कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें वही रिएक्टेंट जो कि हम रिएक्ट करवाते हैं वो फिर कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते और वही रिएक्टेंट्स कुछ पीछे रह जाते हैं। अब जो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इर्द गिर्द हमें ये कंप्लीट रिएक्शंस की एग्जांपल्स भी मिलेंगी, इस कंप्लीट प्रोसेस की भी एग्जांपल्स मिलेंगी। और ऐसे रिएक्टेंट जिसमें जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ऐसे रिएक्शंस को अंडरस्टूड है कि हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहेंगे। इनकम्प्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और इस इनकम्प्लीट रिएक्शन का ही हम डिस्कशन करेंगे इस केमिकल इक्विलिब्रियम में। हमारा जो फोकस होगा इन इनकम्प्लीट रिएक्शंस पे फोकस होगा। इन इनकम्प्लीट रिएक्शंस को असल में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हम कहते हैं, यानी इन इनकम्प्लीट रिएक्शंस के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैटेगरी आती है। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम असल में ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन्हीं के अंदर हमें मिलेगा। ये जो इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, ये जो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये असल में हमें किसके अंदर मिलेगा, ये हमें इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर मिलेगा। चलें, ये तो हमने बात की इस रिएक्शंस के टाइप्स की। अब जब हम कंप्लीट रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से इर्द गिर्द फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस को हम देखते हैं। ऐसे बहुत से इर्द गिर्द केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस जिसको हम मुकम्मल होते हुए देखते हैं, जो मुकम्मल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना गए हैं। तो वो रिएक्शंस आपके पास कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं। अब रिएक्शंस करवाने का बुनियादी मकसद क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फायदा, किसका नुकसान है। तो हम यहाँ पे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करके सी और प्लस डी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि जिन चीजों को हम रिएक्ट करवाते हैं
हम उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जिन चीजों का हम रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जो नई चीज हमें मिल जाती है हम उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जरा ध्यान देना कि ये रिएक्शंस करवाने का बुनियादी मकसद ही क्या होता है। हम जब भी कोई रिएक्शंस करवाते हैं तो उस रिएक्शंस का बुनियादी मकसद प्रोडक्ट हासिल करना होता है कि हमें प्रोडक्ट्स मिले। ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें हमारा फायदा है, और ऐसे रिएक्शन हमारे लिए फायदेमंद रिएक्शन है, बेनिफिशियल है। और ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शंस भी कहते हैं। अब बेनिफिशियल रिएक्शंस क्यों है, हम इसको फायदेमंद रिएक्शंस क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि हमने जितना रिएक्टेंट्स लिया सारे का सारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, यानी रिएक्टेंट जाया नहीं हुआ, केमिकल जाया नहीं हुआ, और हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में मिल गया। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हमने रिएक्शन करवाया, हमें प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल गया, ये फायदा हुआ। तीसरा फायदा यह है कि पैसा भी जाया नहीं होता, जो हमने इस पे खर्चा किया होता है वो भी जाया नहीं होता। तो ये हमारे पास के इसके फायदे हैं, और हमें कम वक्त में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसको हम अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए आगे जाके यूटिलाइज करते हैं। तो ये रिएक्शंस के, इस केमिकल कंप्लीट रिएक्शंस के ये फवायद हैं। अब जरा आ जाएं केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, जो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शंस की बात करते हैं। अब जरा हम उसको समझ लें कि मेरे पास यही रिएक्टेंट्स है, ए और प्लस बी, दो रिएक्टेंट्स है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया, ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी प्लस डी, प्रोडक्ट्स बन गए सी प्लस डी। अभी मैंने बताया कि ए प्लस बी क्या है, ये रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिएक्टेंट है। सी प्लस डी क्या है, ये प्रोडक्ट्स बन गए, नई चीज बन गई, इसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। जो चीज बन जाती है वो आपके पास क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट्स। और जिनको आप रिएक्ट करवा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। अब गौर से देख रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब इस रिएक्शन में भी हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमने इसको रिएक्ट करवाया। हमारा इसमें भी मकसद क्या था कि प्रोडक्ट्स मिले। लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस बन गए, कुछ ऐसे हालात बन गए कि जब प्रोडक्ट्स बन गए तो ये प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करना शुरू कर गए, और रिएक्ट करके वापस क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं? ये रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं। अब मैं बनाना क्या चाहता था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था, लेकिन इसके उलट भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और वो ये था कि ये प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन करके वापस क्या बनाना शुरू कर गए? रिएक्टेंट्स। तो मुझे चाहिए थे प्रोडक्ट्स, लेकिन अब प्रोडक्ट्स कंप्लीटली मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट्स वापस किसकी तरफ जा रहे हैं? रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे रिएक्टेंट्स तो नहीं चाहिए, मैं इसको तो रिएक्ट करवा रहा था, मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स अब कंप्लीटली नहीं मिलेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट को समझें कि ये कहता क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हमें ये कहते हैं कि हमने रिएक्ट करवाया रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स बनाना चाहा, लेकिन वही प्रोडक्ट्स वापस दोबारा रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। अब पहले तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा था जो हमने कंप्लीट रिएक्शन में देखा, लेकिन अब इस रिएक्शन में तो दो डायरेक्शन हो गए। एक रिएक्शन जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, और दूसरा रिएक्शन जा रहा है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाना वो तो फायदेमंद है, वो तो हमारा काम यही है कि हम इसको करवाएं, ये हमारे लिए यूजफुल है, ये फायदेमंद है। लेकिन इस प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट माना ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसने हमारा नुकसान करवाया। यहां पे क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में आना फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाते हैं, और इस प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट्स में आना ये बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है, ये रिवर्स रिएक्शंस कहलाते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें यही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये वाले रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में भला होता क्या है? जाहिरी तौर पर हमें ये नजर आता है कि रिएक्शन स्टॉप हुआ, लेकिन असल में केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता। जिस रफ्तार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसी रफ्तार से यही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसी के बदले 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से वापस आकर रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। तो जब हम इस रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें इन दोनों रिएक्शंस की रफ्तार
बराबर हो जाती है, जो कि डायरेक्शन में अपोजिट है। और जो चीज, ठीक है, जिस तरह ये है और ये, जो चीज रफ्तार में बराबर हो जाए या जिसकी रफ्तार बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और हमें ऐसा नजर आता है कि रिएक्शन स्टॉप हुआ, लेकिन असल में रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। जब हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, हम मॉलिक्यूलर सतह पे देखते हैं, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोनों रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं, दोनों रिएक्शन जारी होते हैं, लेकिन फिजिकली तौर पर हमें नजर ऐसा आता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हुआ। अब इस रिएक्शन के नुकसानात क्या है, ये अगर रिएक्शन हुआ तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो हमारे पास ये है कि इससे हमें कंप्लीटली प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, हमारे रिएक्टेंट जाया हो जाते हैं, इसमें हमारा नुकसान होता है कि हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। पहला तो ये हुआ, यानी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते, हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, पहला। और अगर हम दूसरे बात की बात करें तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट हुआ। और तीसरा अगर हम बात करें तो हमने जो खर्चा किया इस पे पैसा लगाया हुआ, वो भी हमारा क्या हुआ, वेस्ट हुआ। अब लाजमी बात है, जब इन सारी चीजें वेस्ट होती हैं, टाइम सबसे ज्यादा, साइंस में तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है, अगर कोई केमिस्ट, कोई साइंटिस्ट अगर अहमियत देता है तो वो टाइम को ज्यादा अहमियत देता है। हमारा टाइम ज्यादा खर्च होता है, वेस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है, हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिल पाता और प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल रहे। तो ऐसे रिएक्शन हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हर तरह से नुकसानदेह हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स मिले। इसके लिए फिर हम मुख्तलिफ कंडीशंस को चेंज करते हैं, जो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ गई कि हम जो फोकस करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस मिलकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स वापस मिलकर किस में आ जाए, रिएक्टेंट्स में। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और इन्हीं के अंदर ये जो इस्टेब्लिश हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हुई, तो हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम किसमें पाया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर 2 रिएक्शन होते हैं और बैलेंस 2 चीजों के अंदर होता है। एक चीज के अंदर हम बैलेंस की बात नहीं करते, 2 चीजों के अंदर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं कि ये 2 चीजें आपस में बैलेंस हो गई हैं। यहाँ पे 2 चीजें किसकी बात हो रही है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना। इन दोनों की हम बात करें कि बैकवर्ड रिएक्शंस को और फॉरवर्ड रिएक्शन आपस में बैलेंस हो गए, दोनों की रफ्तार बराबर हो गई है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, और इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। वो जो इक्विलिब्रियम है, हम इसको नाम क्यों देते हैं, तो वैसे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम का लफ्ज 2 अल्फाज से मिलकर बना है, एक इक्वी है और दूसरा मेरे पास लिब्रियम है। इक्वी में ये इक्वल को कहते हैं और लिब्रियम का लफ्ज लिब्रा से निकला है। अगर आप में से किसी का स्टार लिब्रा है तो आप लोगों को पता होगा कि लिब्रा किसे कहते हैं, ये बैलेंस को कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्वल बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस क्या हुआ, बराबर हुआ। इक्वल बैलेंस, किस का बैलेंस बराबर हुआ, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट्स का वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना, इन दोनों के बीच में बैलेंस बरकरार हुआ। अब हम इनको समझने के लिए, इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इन एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देख लें तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है वाटर। वाटर को हम एज एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं। अब वाटर के तौर पर एग्जांपल से क्या मुराद है, अगर यहां पे हम देखें कि मेरे पास एक बीकर है, एक बर्तन मैंने लिया और इसके अंदर मेरे पास पानी है और ये सिस्टम क्या है, क्लोज है। इसके अंदर मैंने क्या लिया, पानी लिया, ये लिक्विड वाटर है, इसके अंदर पानी, ठीक है। और ये सिस्टम मेरे पास क्या, क्लोज है, ढक्कन बंद है, हमने ऊपर ढक्कन को बंद कर दिया, रख दिया। अब जरा ध्यान देना कि ये मेरे पास पानी है और ये किस फिजिकल स्टेट में मौजूद है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में मौजूद है। अब मैं इसको गर्म करता हूं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं इसको हीट अप करता हूं,
ठीक है, मैं यहाँ पे इसको गर्म करता हूँ और वो कांस्टेंट टेम्परेचर लगभग कितने है, फर्स्ट करो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसको हीट कर रहा हूँ। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने इसको हीट करना शुरू किया। आपको अब सिर्फ यहाँ पे गर्म करने से पहले आपको एक ही फिजिकल स्टेट में पानी मिलेगा और वो सिर्फ लिक्विड है। जैसे जैसे आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो गर्म करते वक्त इसकी सतह से, इस लिक्विड की सतह से यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल ऊपर उठना शुरू कर देंगे। आप लोगों को पता है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वही पानी एवापोरेट होना शुरू कर देते हैं। अब ये इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो रही हैं तो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से आजाद हो गए और वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऊपर जाएंगे कहाँ, सिस्टम तो क्लोज्ड है, ये यहाँ पे आ जाते हैं, बर्तन की दीवारों के साथ चिपक जाते हैं, इसके ढक्कन के साथ लगे हैं। अब शुरू में मेरे पास क्या था, सिर्फ पानी ही था जो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड वाटर। ये अब वेपर जीरो थे पहले, क्योंकि पहले तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड फिजिकल स्टेट था, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको गर्म करना शुरू किया यही लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं ये लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, ठीक है। यानी ये जैसे जैसे एक वक्त आएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू कर देगा, यही लिक्विड वाटर इस वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अब वजह क्या, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा कि इसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल जो वेपर्स बन गए ये अब ऊपर जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि भागने की जगह तो इनको मिल नहीं रही। अब ये जब जमा हो गए तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल ऊपर उठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज्यादा 3-4 वेपर्स आपस में मिल जाएंगे तो उनका वजन बढ़ जाता है। अब वो ऊपर चिपक के नहीं रह सकते, वो क्या करेंगे, नीचे गिरना शुरू कर देते हैं और वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, इसी लिक्विड वाटर में। तो यही जो मेरे पास वेपर्स है ये दोबारा किस में आना शुरू कर देते हैं, इस लिक्विड वाटर में गिरना शुरू कर देते हैं, इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा था, वो लिक्विड्स का वेपर्स में आना, लेकिन जब हमने देखा, बाद में देखा तो आहिस्ता आहिस्ता वही वेपर्स लिक्विड्स में भी आना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास प्रोसेस मौजूद है, ये लिक्विड्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना, एक प्रोसेस तो ये हुआ। फिर इसके अपोजिट रिवर्स क्या है, वही वेपर्स वापस किस में आते हैं, इस लिक्विड वाटर में आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इस वेपर्स का लिक्विड्स में आना, इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। वजह क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है, हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको एनर्जी मिल रही है, तो इस एनर्जी के मिलने की वजह से यहाँ पे वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो यही पानी के मॉलिक्यूल वापस नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, वाटर वेपर्स। तो जैसे इसकी अमाउंट बढ़ेगी, लाजमी बात है इनकी रफ्तार भी बढ़ेगी, वो ज्यादा तेजी से जाके लिक्विड वाटर में गिरना शुरू करेंगे। तो वेपर से लिक्विड में आना, ये वाला प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता जाएगा, और लिक्विड से वेपर्स में जाना, ये वाला प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी और हमें ऐसा नजर आएगा कि इसके अंदर ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, लेकिन असल में प्रोसेस स्टॉप नहीं हो पाता, यानी ये कंटिन्यू हुआ होता है, कंटिन्यू होता है, जारी होता है, और यही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे और वही वेपर्स लिक्विड में। अगर 5 मॉलिक्यूल लिक्विड्स के उठकर वेपर्स में जाते हैं तो वही 5 मॉलिक्यूल वेपर्स के वापस जाके लिक्विड्स में आ जाते हैं। इस तरह दोनों तरफ रफ्तार क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, लेकिन एक कंसंट्रेशन दोनों की एक तरह से क्या रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है, वो अनचेंज होती है, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन पे, अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो लिक्विड से वेपर्स में जाना, आप लोगों को पता है कि ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन, और यही वेपर्स वापस किस में आ जाते हैं, लिक्विड वाटर में। हम इसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, ये वाला कंडेंसेशन प्रोसेस का। आप लोगों को पता है कि ये जब हमने सिस्टम को क्लोज किया तो वेपर्स को भागने की जगह नहीं मिल रही थी, एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए, दोनों की रफ्तार बराबर होगी, तो इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ये एक एग्जांपल मेरे पास आ गई है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की या रिवर्सिबल प्रोसेस की, जिसमें आप देखते हैं कि वही वेपर्स वापस लिक्विड्स में आना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आप लोग ने इसको ऑब्जर्व किया हुआ, स्कूल में भी आप लोगों ने ये गेम खेला होगा, ठीक है, टग ऑफ वाटर, सॉरी टग ऑफ वार।
ये गेम है टग ऑफ वॉर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फर्ज करो कि मेरे पास दो टीमें हैं, एक ए टीम है और दूसरी टीम है मेरे पास बी। एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है। हम इनको एक रस्सी दे देते हैं और कहते हैं कि इसको खींचना शुरू कर देते हैं। ये दोनों रस्सी खींच रहे हैं, ये वाला टीम इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बी वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ए वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इनके दरमियान में एक जंग हो रही है। ये जंग किस चीज की हो रही है, रस्सी खींचने की हो रही है कि कौन इसको अपनी तरफ खींचेगा। जो इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं खींच पाएगा वो हार जाएगा। लेकिन इसी सिचुएशन में, इसी गेम में एक दौरान एक सिचुएशन, एक वक्त ऐसा आता है कि जितनी ताकत से ए इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, ए टीम वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसी ताकत से ये बी टीम वाला भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों तरफ जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाती है, खींचने की ताकत मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, इफेक्ट को बैलेंस कर देते हैं और हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये रस्सी बीच में रुक गई है, ना बी की तरफ जा रही है ना ही ए की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या कायम हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है। और तीसरी एग्जांपल अगर हम देख लें जो आपके बुक में दी गई है, वो तीसरी एग्जांपल है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जानदारों की बका के लिए ये दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी है। इस रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, और दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम रिस्पायरेशंस की बात करते हैं तो जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सांस लेते हैं, गैसों का तबादला करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका क्या काम होता है, अगर हम अपनी बात करें, पौधे भी ये करते हैं रिस्पायरेशन, हम भी करते हैं, जितने भी जानदार हैं, लिविंग जानदार हैं, उनमें रिस्पायरेशन होती है। अब ये हम भला क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। अब इसके बरक्स फोटोसिंथेसिस है। ये फोटोसिंथेसिस खूबी किस में होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे जानदार जिनके सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वो वाले फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कर सकते हैं। हम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस कर जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भला क्या होता है, अगर रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरह से। और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ये अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। अब अगर आप देखें दोनों ही प्रोसेस क्या है, अपोजिट है। ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, इसी ऑक्सीजन को पौधे रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इनटेक करते हैं। इन दोनों गैसेस में, जो कि एटमॉस्फेयर की दो एक अहम इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम कायम रहता है, वो इसी रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की बदौलत है। और नेचर में यानी एटमॉस्फेयर में ये दोनों प्रोसेस इसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देते, लेकिन हमारी अपनी कुछ एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों की वजह से इनकी कंसंट्रेशन में जो है ना वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच पाता है। लेकिन कुदरत ने अपनी तरफ से इसको बैलेंस ही रखा है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के जरिए। अगर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, वो दोबारा नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेना शुरू कर देते हैं और उसको हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते। इस तरह दोनों में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख ले, मेरे पास है इंसान की हम बात कर लेते हैं, मैन की बात कर लेते हैं और प्लांट्स की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पौधे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं सांस के जरिए। और फिर अगर हम इंसानों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इनटेक करते हैं, पौधे। पौधे इसको फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
और हम जो एनिमल हैं इस ऑक्सीजन को किसके लिए लेते हैं, हम रिस्पायरेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, इस तरह दोनों की अमाउंट क्या होती है, वो बैलेंस रहती है। अब जरा ध्यान देने की अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास होता है 20.94% हमारे पास इसकी परसेंटेज पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करें तो ये 0.03 या फिर 0.04% बाय वॉल्यूम की हम बात करते हैं, यानी वॉल्यूम के लिहाज से इतनी परसेंटेज। कुदरत ने इसको इतनी अमाउंट में रखा है ताकि ये हमारी लाइफ को बरकरार रखे, मेंटेन रखे। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट इस 20.94% से बढ़ जाए या कम हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है एक तरह से, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इससे बढ़ती जाए या कम होता जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, तो फर्ज करो जो हमारी अपनी एक्टिविटीज है, कंबशन का रिएक्शन हम करवाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन उसमें यूज होती है, तो इसकी वजह से ये जो कंसंट्रेशन है नेचुरली इनकी कंसंट्रेशन है ये इम्बैलेंस होती जा रही है। तो फिर इसको बरकरार रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू होती है तो उसको बढ़ने कौन नहीं देता, पौधे नहीं देते, और इसको कोशिश रखते हैं कि इसके नैरो रेंज में रखे, इसको ज्यादा बढ़ने ना दे। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास कौन इसको लेना शुरू कर देता है, जानदार एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको सांस के जरिए लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने नहीं देते। ऑक्सीजन का हमें पता है कि ये हम किस में इस्तेमाल करते हैं, कंबशन रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये कंबशन रिएक्शंस का मेन रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, इसी की वजह से चीजें जल्दी है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कुदरत ने अगर ऑक्सीजन को 20.94% रखा है तो इसका फायदा यह है कि ये इसी लेवल में रह के ही हमारी जितने भी कंबशन रिएक्शन है उसको बरकरार रखता है, हम इससे सांस भी लेते हैं, सारा कुछ हमारा रूटीन से काम होता है। फर्ज करो कि अगर 20.94% से या इससे ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाए तो हमें सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी, हमें तो ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम किस रिएक्शन का होगा, कंबशन रिएक्शन का होगा। वजह क्या कि एक चिंगारी के लगने की वजह से इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलने की वजह से इस आग को बुझाना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, जिसकी वजह से आग ज्यादा से ज्यादा फैलती जाएगी। लेकिन कुदरत ने इसको इतनी अमाउंट में इसलिए रखा ताकि आग के फैलने को कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, बस जितनी आग जले हम इसको बुझा भी सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा बढ़ती जाए तो फिर आग के जलने का, फैलने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इससे कंबशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हम सांस भी आसानी से नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए वो भी नुकसानदेह है। इस वजह से इसमें मेंटेन रखना इसमें हमारे लिए फायदेमंद है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% या 0.04% परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, ये भी नेचर ने इसको एटमॉस्फेयर में इतना ही रखा। इसका फायदा यह है कि ये एटमॉस्फेयर में या अर्थ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर ठंडक का इफेक्ट होगा, सर्दी बढ़ जाएगी। तो कुदरत ने इसको इस टेम्परेचर में, इस कंसंट्रेशन में रखा ताकि अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रहे। लेकिन हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्लांट्स है और मेन है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के जरिए ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बैलेंस ही रहती है। तो एक एग्जांपल हमने ये देख ली। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो बुक में दी गई है, वो ऑक्सीजन गैसेस की या गैसेस की जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। अब जो हम एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, वो डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर। डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर। अब पानी में भी गैसों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के अंदर भी तो लाइफ पाई जाती है और जमीन पर सबसे ज्यादा है भी पानी। ठीक है, 3/4 हिस्सा हमारे पास पानी का है, और जितने भी जो आबी जानदार है, एक्वाटिक लाइफ है, वो भी सबसे ज्यादा है। लाजमी बात है, अगर ये मीडियम ज्यादा है, वाटर मीडियम ज्यादा है, पानी ज्यादा है अर्थ पर, तो फिर इसमें रहने वाले जानदार भी कहोंगे ज्यादा होंगे। तो खुश्की पर इतने ज्यादा जानदार नहीं है जितने जानदार हमें किसमें मिलते हैं, पानी में रहते हुए मिलते हैं।
अब यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को जब हम देखें, यहाँ पे फर्ज करो मेरे पास है ये, इसमें हमारे पास पानी मौजूद है और ये पानी है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब मुझे बताएं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है इन्होंने जिंदा रहना है, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, इसके अंदर जो प्लांट है वो तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो करेंगे, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इन जानदारों को। तो आप लोगों के जहन में क्या है कि पानी के अंदर ही पानी का जो अपना ही ऑक्सीजन एटम है H2O का, तो क्या जितने भी पौधे हैं या जितने भी मछलियां वगैरह हैं जानदार मौजूद हैं, क्या ये सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं जो पानी में मौजूद है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो हम भी फिर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ना लेते, बल्कि जो पानी पीते उसी से ही ऑक्सीजन भी हम लेते और जिंदा रहते। हमें जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर से अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए और पानी अलग अपना मीडियम के तौर पर काम कर रहा होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो H2O मौजूद है, जो पानी मौजूद है, पानी के अंदर जो अपना ऑक्सीजन एटम मौजूद है, वो ये काम नहीं करता, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, सांस लेने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, वो हवा इसकी सतह से टकराती है, पानी की सतह से टकराती है और इसके अंदर वही ऑक्सीजन गैस, वही कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये डिसॉल्व फॉर्म में आते हैं और एक खास अमाउंट में, खास कंसंट्रेशन में ये डिसॉल्व होते हैं ये गैसें। जब वो कंसंट्रेशन पूरी हो जाती है तब ये जो ज्यादा होगी वो बाहर रिलीज होती है। इस तरह इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कायम होता है और इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये जानदार इस्तेमाल करते हैं। इसी डिसॉल्व और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये डिसॉल्व्ड गैसेस की जो कंसंट्रेशन है ये भी पानी के अंदर इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ये हमने इंट्रोडक्शंस को देख लिया, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।